आज हम आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाला द्वितीय राजवंश यानी कि तुगलक वंश की वंशावली के विषय में विस्तृत ज्ञान देंगे। देखिएगा कि भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात जो पहला वंश था वो दास वंश था। हमने अपनी पूर्व की क्लासों में दास वंश बड़ा विस्तार से चर्चा की है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला विषय वस्तु है वो है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के अंतर्गत जब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे तो मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न आएगा कि तुगलक में कौन कौन से राजा हैं। तो प्रथम दृष्टया हम तुगलक वंश के अंतर्गत उन राजाओं को देखेंगे, उन सुल्तानों को देखेंगे जिन्होंने जिस क्रम से शासन किया है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो तुगलक वंशावली है, तो तुगलकों ने भारत में 1320 से लेकर 1412-14 तक शासन किया है। अब प्रश्न आएगा कि आपके जहन में कि यहाँ पर मैंने दो डेट्स क्यों लिखी हैं, 1412 और 1414। इसके अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। आपको मैंने पूर्व की क्लास में बताया होगा कि ये जो बंदा था इसने खुसरो खां की हत्या की थी और ये खुसरो खां निजामुद्दीन औलिया का खास व्यक्ति था जो भारत में ना तो खलजी वंश के अंतर्गत आता है ना तो तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। एक ऐसा शासक जो पहले हिंदू था, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, उसका नाम था खुसरो खां। उसको गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक इसने भारत पर शासन किया। एज सुल्तान इसने केवल 5 वर्ष भारत में शासन किया है। कितने से कितने? 1320 से लेकर 1325 तक। फिर इसी के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है वो है मुहम्मद बिन तुगलक। और मुहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है क्योंकि इसने कृषि के विषय में कई सुधार किए हैं और इसका जो शासन काल है वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के मध्य में है। इसके बाद जो तीसरा शासक होता है जो भी और भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने जो शासन किया है हम आपको क्रमबद्धता के साथ बताते चल रहे हैं, मैं डेट के बताते चल रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को 1-2 बार देख लिया तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जो अगला नाम है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 88 तक शासन किया है। तो आप देख रहे हैं कि 1320 से 1388 इतने यानी कि 68 वर्षों में 68 वर्षों में इन 3 लोगों ने शासन किया है। इसके बाद के जितने भी शासक हुए हैं उनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा है, उनकी कोई खास उपलब्धि भी नहीं रही है। जो मेन उपलब्धि तुगलक वंश जाना जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कार्यों की वजह से जाना जाता है। ये निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण वंश था क्योंकि हम अपनी अगली क्लासों में जब गयासुद्दीन तुगलक पर बनाएंगे तो इन तीनों शासकों में इतिहासकार अलग अलग शासकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर सबसे महत्वपूर्ण था तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब हम जब अगला शासक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ये जब कभी भी किसी वंश में कोई नाम फेमस हो जाता है तो जो अन्य उसके उत्तराधिकारी होते हैं उन फेमस नामों में से किसी न किसी के नाम की जो फेमस नाम होता है उसकी कॉपी या फिर नकल करते हैं। और अगला नाम होगा अबू बकर।
अबू बकर। अबू बकर का नाम वैसे भी बहुत फेमस है क्योंकि इस्लाम के मूल संस्थापकों में से अबू बकर का नाम आता है। अगला है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या है? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और इसके बाद लास्ट नाम नासरुद्दीन महमूद। अब एक बात देखें, पहले जब हमने अभी भी कहा कि जो फेमस नाम है उनमें से पहले वंशावली में गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये शासक हुआ। जब ये शासक हुआ तो इसके बाद अबू बकर, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद, और इन सब ने मिलकर 1412 तक शासन किया है। यानी 1388, 12 इधर 12 इधर, यानी कुल 24 साल। और इन 24 सालों के मध्य में 1 2 3 4 5 लोगों ने शासन किया है। 66 साल में 3 और 24 साल में आपके 5 लोगों ने शासन किया है। तो वास्तव में तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो तुगलक वंश के साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, जिस वजह से जो अंतिम शासक हुआ वो नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि मैंने 2 लिखे थे, जिसकी की मृत्यु 1412 में हुई। अब इसके बाद जो इसका जो पुत्र था उसका नाम था दौलत खां। हम यहां लिखेंगे दौलत खां। और खिज्र खां। खिज्र खां इस वंश का नहीं है, पहले बात समझ लीजिएगा। खिज्र खां और दौलत खां के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध में खिज्र खां को सफलता प्राप्त हुई। और जो सफलता प्राप्त हुई, सफलता के पश्चात अगला जो वंश आया सल्तनत काल के अंतर्गत, जो तीसरा वंश आया वो था आपका सैयद वंश। और सैयद वंश को अगर हम पहले मैंने कहा ना कि पहले कौन सा था, पहला था दास वंश, फिर था आपका खलजी वंश, फिर आपका था तुगलक वंश, और तुगलक वंश को जो अंत करके जो अगला वंश आया वो था सैयद वंश। और इस प्रकार सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा दौलत खां की हत्या करके हुई। ये जो मसला युद्ध था वो 1412 से 1414 के मध्य हुआ है। यानी कि इन 2 सालों में दौलत खां जो कि तुगलक वंश का था, खिज्र खां जो कि सैयद वंश का था, इन दोनों के मध्य में युद्ध संपन्न हुआ। और इस युद्ध में खिज्र खां को सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से सल्तनत काल के अंतर्गत 5वां राजवंश सैयद वंश की स्थापना हुई। हम ये भी कह सकते हैं सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने की। तो ये हमने आज आपको तुगलक वंशावली पढ़ाई है। अब इसके हम शासकों को एक एक करके क्रमबद्धता के साथ आपको अपने नेक्स्ट क्लासों में हम डालते रहेंगे। आप उसको देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए, उस पर कमेंट करिए और अपने सुझाव दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।